Good morning, students. This is the second part to how to solve the DBE and draw the structure of compound through UV, IR, NMR. ठीक है। तो इससे पहले वाले में हमने ये देख लिया था कि किस तरीके से हम DB कैलकुलेट करेंगे, DB से DB कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है कि जैसे कि हमारे क्वेश्चन में हमारे पास यूवी का, आईआर का और एनएमआर का तीन तरीके का डेटा दे रखा है। ठीक है। अब यूवी अगर डेटा अवेलेबल है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं कोई डबल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड का कार्बोनाइल जैसा भी कुछ हो सकता है। आईआर प्रेजेंट है तो कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें हो सकता है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। अब एनएमआर है तो हाइड्रोजन्स हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी देख के हमें पता लग जाता है कि एनएमआर की लोकेशन क्या, ये प्रोटॉन किस टाइप के प्रोटॉन्स हैं। तो अब हम आगे, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे के इन तीनों को यूज़ करना सिखाता हूँ सॉफ्टवेयर, इन तीनों स्पेक्ट्रा को। ठीक है। अब जैसे अगर हमारे पास जो यूवी का डेटा दे रखा है, यूवी विजुअल का डेटा 200 से 800 नैनोमीटर, 780 नैनोमीटर तक का डेटा आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। बस मैंने कुछ रेफरेंस के लिए आपको कुछ यहाँ पर वीडियोस दे रखी, कैसे एंडो एक्सो होना है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन कैसे होना है। तो जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में दे रखा है 288, तो कैसे विड्रॉ करना है वो इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम पहले समझ चुके हैं, बस थोड़ा ब्रीफ इंफॉर्मेशन ये है कि ये हमारे फिंगरप्रिंट रीजन है, कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन। ये जो रीजन है वो कार्बोनाइल के लिए सी डबल बॉन्ड एन, और कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए, ये ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए रीजन कहलाता है। इसमें नाइट्राइल बहुत करेक्टली आइडेंटिफाई होता है, एसिटिलाइन। ये वाला जो रीजन है जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, सी एच है, ओ एच है, सी एच तक आते हैं। ये कुछ फ्रिक्वेंसीज दे रखी हैं जिसमें मेनली जो हमारे लिए पर्पसफुल और यूजफुल ज़्यादा होती हैं वो कार्बोनाइल्स की फ्रिक्वेंसी होती है, जो कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी एक पीक देती है, प्रॉपर एक नीचे तक पीक आती है। बाकी की जैसे कि ये वीक पीक है तो देता तो है एरोमेटिक, लेकिन वीक देता है तो ऊपर ही रह जाता है। मीडियम है, मिड तक रहेगा, स्ट्रॉन्ग काफ़ी नीचे तक आएगा। तो हर एक का अपना अपना नेचर है। अब अगर हम एनएमआर पर आते हैं तो एनएमआर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इसके बेसिस से ही एग्जैक्ट स्ट्रक्चर का पता लगने वाला है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सिग्नल कितने आएंगे। अगर हमें ये नहीं पता है तो हम उसको नहीं कर सकते। अब नंबर ऑफ सिग्नल्स पता करने के लिए, जैसे कि अगर हमें तीन चीज़ें इसमें नॉर्मली देखनी कि केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन गिव्स द सेम सिग्नल। ये जो लाइन ये है, इसको अगर हम याद रख लें तो हमारा काम काफ़ी हद तक चल सकता है। क्या हम कह रहे हैं, केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स गिव द सेम सिग्नल। इसका मतलब तुरंत हो गया कि जो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है वो सिग्नल सेम नहीं देंगे। ठीक है। अब जैसे CH2 है, CH3 CH2 OH है, तो अगर हम ये देखते हैं कि CH3 है ना, तो इस ऑक्सीजन से इस कार्बन का डिस्टेंस उस कार्बन के डिस्टेंस में अंतर है। तो इसमें हमें जो पीक्स आने वाली है, एक पीक तो ये देगा ये वाला हाइड्रोजन, एक पीक ये CH2 देंगे, एक पीक ये CH3 देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पीक्स जो आएंगी वो 3 सिग्नल्स आएंगे। ठीक है। हम सब कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 लिया, तो ये दोनों से डिस्टेंस जो है कार्बोनाइल का इक्वल है, तो इसमें सिग्नल आएगा 1 सिग्नल। ठीक है। अगर मैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो यहाँ पर इस कार्बोनाइल से इसका डिस्टेंस लगभग एक है, बट इसके साथ CH3 लगा हुआ है, इसके साथ कुछ पीछे नहीं लगा हुआ है, तो दोनों की केमिकल एनवायरनमेंट में चेंज है। तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्नल्स भी हमारे पास 1 2 3, 3 सिग्नल्स विल बी। अगर आपको नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना आता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। सेकंड हम आते हैं पोजीशन ऑफ सिग्नल। अब पोजीशन ऑफ सिग्नल क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। अब उसमें जो प्रोटॉन है वो या तो एरोमेटिक होगा। अब एरोमेटिक जैसे कि
हमारे पास बेंजीन रिंग है ना। और बेंजीन रिंग में यहाँ पर कुछ ओ एच लग रहा है, या बेंजीन रिंग के साथ, है ना। या फिर अगर मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ सी एच थ्री लग रहा है, तो ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं ये हमारे एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं। ये जो पीक आएगी, इन सब आसपास की पीक्स आएगी, वो 6.5 टू 8 ppm तक लगभग ऑब्जर्व की जाती है, 6 से 8 तक शुरू हो जाती है। अब ये जो ओलिफिनिक पीक है डबल बॉन्ड, अगर हमारे पास सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू या फिर कुछ और भी किसी के साथ लगा हुआ है, तो इस ओलिफिनिक पीक से मतलब है, तो ये वाली जो पीक की रीजन है वो 5.5 टू 7 तक आएगी। एल्डिहाइड अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है किसी के साथ, सी एच ओ, एल्डिहाइड ग्रुप जो लगा है उसकी जो पीक की रीजन है वो 8.5 टू 9.5 तक। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा डीशिल्डेड होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं उसके साथ जो फंक्शनल हाइड्रोजन होता है उसकी पीक ज़्यादा नंबर तक आएगी। नॉर्मली हम पीक को जो ऑब्जर्व करते हैं एनएमआर के अंदर 0 से 15 ppm तक हमें लगभग H1 एनएमआर के अंदर पीक्स मिल जाती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो पीक टूवर्ड्स 15 तक जाएगी, है ना। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं होगा, जैसे CH3 है तो मिथाइल है, जैसे अगर मैं sp3ch की बात करता हूँ, sp3 से मतलब CH3 वाला, तो ये कहाँ जा रहा है 0.5 टू 1.5 तक जा रहा है, जीरो से। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, जैसे एसिटाइल एसिड एल्डिहाइड ग्रुप लग गया या कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हमारा कहाँ तक आ गया, 15 12 10 टू 12 तक आ गया, तो मतलब आप देख रहे हैं पीपीएम के लेवल बढ़ गया है। अब यहाँ पर हेट्रो मिथाइल ग्रुप है, मतलब ऑक्सीजन लग गया है, तो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, हम जानते हैं। जब मिथाइल के साथ नॉर्मल मिथाइल था तो 0.5 से 1.5 तक था, लेकिन अगर ऑक्सीजन लगा दिया मिथाइल के साथ तो वो डीशिल्डेड हो गया और उसकी पीक 1.5 से आगे जाकर 3.6 से 4.2 तक हो गई। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जब भी अटैच होगा तो उसकी पीक को थोड़ा सा बढ़ा दें। ठीक है। ये रीजंस अगर हमें थोड़े से याद हो जाए तो हमारे लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेंगे, काम के रहेंगे। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमें डेटा दिया हुआ है वो हमारे लिए किस काम का है। इसको जरा इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये वाला रीजन एल्काइल रीजन हो गया, जहाँ पर हमें sp3 या CH3 CH2 के लिए हो गया। यहाँ पर जो आ गया एसिटिलनाइक, या फिर ऐसा जो हेट्रोसाइक्लिक या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है उस रीजन के लिए हो गया। यहाँ पर हेलोजन्स या डिफरेंट टाइप के हेलोजन्स वाले रीजन जब लगे होते हैं तो उसके साथ जो प्रोटॉन लगा होता है तो उसमें क्या इश्यूज आएंगे, ये हेलोजन लगा है तो उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में, तो ये थोड़ा सा और डिशिल्टेड हो गया। एल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड लग गया, तो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर का ही होता है, तो उसके प्रेजेंस में जो रीजन जहाँ पर एनएमआर की पीक्स आएगी वो ये 5 6 7 के आसपास है, 5 6 तक आ जाएगी। ये एरोमेटिक रीजन हो गया, तो 7 to 8 6.5 to 8 तक आ गया। फिर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप हम जैसे पहले बता चुके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो 9 10 के आसपास आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है तो वो 12 तक आ गया। 15 तक बहुत रेयर जाते हैं, नॉर्मली 12 तक हमें मिल जाते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप जब होता है, OH ग्रुप होता है, NH ग्रुप होता है, तो ये क्या है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है इस पर डिपेंड करता है, तो इसकी पीक्स जो है वो फिक्स नहीं होती। नॉर्मली पीक्स इस तरीके से आती है, इनकी पीक थोड़ी सी ब्रॉड टाइप की आती है। ठीक है। तो ये कहीं भी मूव कर सकती है, यहाँ पर भी 8 10 के आसपास भी मिल जाता है, 4 के आसपास भी मिलता है। तो इसको थोड़ा ग्रे कलर से शो किया गया है, और वी डू डिफाइन की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, उस पोजीशन चेंज होती रहती है। अब हम आते हैं कि मल्टीप्लिसिटी क्या है। मल्टीप्लिसिटी अगर हमें पता लगती है कि किसी भी सिस्टम के अंदर मल्टीप्लिसिटी कितने सिंगलेट हैं कितने क्वाड्रेट हैं, ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो हम उसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास CH3 CH2 Cl है, तो पहली बात तो ये कि ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, इट गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ नाइबरिंग प्रोटॉन्स कितने हैं। नाइबरिंग प्रोटॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द नाइबरिंग प्रोटॉन्स। होप यू आर ठीक है। तो हम नाइबर्स कितने हैं कैसे हैं इसके बारे में अगर हमें पता लग जाए तो हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं इस पर फोकस करता हूँ, देखिए हमारे पास CH2 है, तो CH2 के पास CH3 है। मैं प्रोटॉन्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो प्रोटॉन्स के केसेस में CH3 CH2 के पास CH3 है,
तो जिसके बराबर में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसमें एक ऐड कर देते हैं। तो जैसे अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो इसमें 2 प्रोटॉन है, लेकिन इसके बराबर में कितने हैं, 3 प्रोटॉन, तो 3 + 1। तो हमारे पास एक सिस्टम होता है, अगर एक सिंगल आता है तो एस मतलब एक पीक आती है तो हम उसे सिंगलेट बोलते हैं। अगर ये नंबर ऑफ ये इन नाइबर्स का एडिशन ऐड होके 2 आएगा, 1 आता है, 2 आता है, तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे डी से, और डबलेट, डबलेट बोलेंगे। अगर 3 आएगा तो टी, ट्रिपलेट। अगर 4 है तो क्वाड्रेट, क्वाड्रेट हम इसको बोलते हैं। ठीक है। अब क्या करना है, क्वाड्रेट हो गया, ऐसे क्विंटेट होता है, सेक्सटेट होता है, एक्सटेट होता है, फिर हम उसको एक टर्म से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एम मल्टीप्लेट, मल्टीप्लेट, मल्टीप्लेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, विच इज रिप्रेजेंट बाय एम। ठीक है। अब जरा देखिए, तो मतलब अगर 4 से ज़्यादा नंबर आ रहा है या फिर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, अब अगर ये इसके साथ कोरिलेट, नाइबर एटम के जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है CH3 के साथ कोरिलेट कर रहा है, तो इसके 2 प्रोटॉन के साथ 3 + 1 हम इसे बोलेंगे क्वाड्रेट। और अगर मुझे इसकी पीक देखनी है तो इसके लिए ये 2 के साथ करेगा, तो 2 + 1, सब में बस 1 ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारा 3, और 3 नंबर को हम बोलेंगे ट्रिपलेट। तो अब अगर मुझे इसकी 3 पीक्स देनी है तो नंबर ऑफ पीक्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे, कोई मुझे बताएगा? आप देख के मुझे बता सकते, नंबर ऑफ सिग्नल विल बी 2। और नंबर ऑफ सिग्नल्स बताने के बाद अगर आप बताएंगे कि सिग्नल्स की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी फॉर दिस, इट विल बी द क्वाड्रेट एंड इट विल बी द ट्रिपलेट। तो हम बता सकते हैं, द सिग्नल, 2 सिग्नल है, एक सिग्नल हमारा ट्रिपलेट होगा और एक सिग्नल हमारा क्वाड्रेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो मैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ आपको ये डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है ना। चला देखिए, मैं मल्टीप्लिसिटी की कुछ और डिटेल्स भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ। अगर मेरे पास एक कोई और कंपाउंड, जैसे मैं ले रहा हूँ, ये है CL, CH2, CH2, Cl। तो आप देखेंगे कि इस CH2 का और इस CH2 का केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है या नहीं? तो अगर हम चाहें तो इस CH2 का इस CH2 के बराबर में Cl है, CH2 के बराबर में Cl है, दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है, तो इट विल गिव 4 हाइड्रोजन्स सिंगलेट। ठीक है। अगर मैं CH2 CH2 Br, एक तरफ Br लगा दें और एक तरफ Cl लगा दें, तो ये देगा 2H का ट्रिपलेट, और इट विल गिव 2H का ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्यों? क्योंकि ये इसके 2 प्रोटॉन है, जैसे मैंने बताया कि नाइबरिंग प्रोटॉन्स को ऐड करेंगे, नाइबरिंग प्रोटॉन कितने हैं, 2 फॉर दिस, और 1 करेंगे तो नंबर आया 3, और 3 के लिए हमारे पास क्या टर्म है, ट्रिपलेट, फॉर द सेम दिस। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल अब देख लेते हैं, कई सारे एग्जांपल के साथ आपको ये मल्टीप्लिसिटी समझ आ जाएगी, तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने आसान होंगे। अगर ठीक है, अब मैं कुछ एक दो एग्जांपल्स और दे देता हूँ, फिर आपको ये चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे इस एग्जांपल के साथ। इफ वी हैव CH, Cl2, CH2Br। अब जरा इस केस में देखिए, सबका केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग है। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो ये CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br है,
और ये एक Cl और एक Cl। तो इसके लिए एक हाइड्रोजन है, तो ये पीक कितनी आएंगी, प्रो पीक्स तो, ठीक है। तो यहाँ पर 2H की पीक्स आएगी, दो हाइड्रोजन है इधर, 1H की पीक आएगी। 1H की पीक में ये इसके 2 प्रोटॉन है, प्लस 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 3 नंबर, और 3 नंबर को हम क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। और यहाँ पर इसके लिए नाइबर में केवल 1 प्रोटॉन है, तो 1 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को हम लिखेंगे डबलेट। कर सकते हैं क्या, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो स्टार्टिंग में हमारा टारगेट था। पहले हम डीबी यूज करते हैं, और हमारा फॉर्मूला दे रखा है C6H12O। तो हमारे पास डी बी ई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमारे पास क्या नंबर आएगा, क्वाड्रेट है 6 प्लस 12, सॉरी माइनस 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, क्योंकि कोई ट्राइवेलेंट नहीं। तो टोटल वैल्यूज हमारे पास आ गई 1, ठीक है। ये 6 हो गया, 6 में 6 कट गया, प्लस 1 आ गया। तो हमारे पास इसमें एक डबल बॉन्ड होने की पॉसिबिलिटीज है। अब हम जरा इसका एनएमआर का डेटा देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर आप आईआर देखेंगे तो आईआर रीजन में 1750 के आसपास का रीजन है, ये लगभग एक कार्बोनाइल तो है। अब कार्बोनाइल अगर हमने एक्सपेक्ट कर लिया, तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन एक ही दे रखा है। अगर ऑक्सीजन दो होते तो हम इसको एस्टर भी मान सकते थे, तीन होते, दो होते तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी मान सकते थे, लेकिन केवल एक ही ऑक्सीजन दे रखा है, तो कार्बोनाइल आ गया। और डबल बॉन्ड एक्सपेक्ट हो रहा है, तो डबल बॉन्ड यहीं लग गया, तो पॉसिबिलिटीज इसी की है। अब स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज आती है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 9 हाइड्रोजन दे रखे हैं और सिंगलेट दे रखा है। 9 हाइड्रोजन सिंगलेट, हमारे पास कार्बन कितने हैं, 6। अगर आप किसी भी फॉर्म में इस तरीके से बनाएंगे, तो वो सिंगलेट नहीं आ सकता कभी भी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगलेट तभी आ सकता है 9 हाइड्रोजन का, जब एक कार्बन लिया जाए, उसके साथ एक CH3, एक CH3, और इन तीनों का केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है, इक्वल है, और एक जगह से कनेक्टेड है। तो ये तभी ये 9 हाइड्रोजन की पीक सिंगलेट आ सकती है, वरना 9 हाइड्रोजन की पीक सिंगलेट नहीं आएगी, ठीक है। और इसका रीजन भी ये बता रहा है 1.1 के आसपास ये शील्डेड है, और टूवर्ड्स तो ये एल्काइल प्रोटॉन है। तो एल्काइल प्रोटॉन अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर sp3 जो CH3 वाली पीक्स होती है, वो इस तरफ आती है 1 और 2 के बीच में। यहाँ पर भी 1 और 2 के आसपास दे रखा है रीजन, है ना। तो ये चीजें डिफाइन होती हैं। अब आती है कि हमारे पास 3 हाइड्रोजन है और एक सिंगलेट है, और उसका रीजन 2 के आसपास है। तो अब एक कार्बोनाइल एक ऑक्सीजन है, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में एक कार्बोनाइल इधर लगा देता हूँ और एक CH3 इधर लगा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि एक CH3 ये है, ये भी CH3 के बराबर में कोई प्रोटॉन नहीं है, इन तीनों के बराबर में भी कोई प्रोटॉन नहीं है, बराबर में कार्बन है, प्रोटॉन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है जिसके साथ वो मल्टीप्लिसिटी दे सकते हैं। इस मिथाइल के साथ भी कोई प्रोटॉन नहीं है जिसके साथ वो मल्टीप्लिसिटी दे सकता है, तो ये भी सिंगलेट है, ये भी सिंगलेट है। इसे कितना आएगा, 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट आएगा। यहाँ पर कितने आ गए, 3 3 3, 9 हाइड्रोजन के सिंगलेट आ गए, एक ही रीजन में एक ही जगह पर आएगा। अब इसके पीछे कोई भी ग्रुप डोनेट करने वाला नहीं है, तो इस यहाँ पर क्या है, ये इसका डिस्टेंस मिथाइल के साथ कार्बोनाइल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसलिए इसकी रीजन 1 आ गया। और इसके ये डायरेक्टली कनेक्टेड है कार्बोनाइल के साथ, इसलिए थोड़ा सा डिशिल्टेड होकर 2 के आसपास इसकी पीक आ रही है। तो अब अगर आप सोचते हैं कि कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो कुछ और स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो ट्रिपलेट ये नहीं आएगा। सपोज अगर मैं इसका और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ अदर देन दिस स्ट्रक्चर, तो मेरे को क्या क्या स्ट्रक्चर मिलने के चांसेस है जरा देखिए। लेकिन वो आप देख पाएंगे कि वो करेक्ट नहीं होंगे। जैसे CH3 है ना, मैं CH2, या इधर एक CH3 लगा देता हूँ, एक CH3 इधर लगा देता हूँ, तो फिर लगाएंगे तो यही आना आ जाएगा। मुश्किल है। अगर आप कुछ और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और इसको डिफाइन कर पाते हैं, तो प्लीज़ बनाइए। मैं CH2 इधर लगा देता हूँ, एक CHO भी लगा देता हूँ। फिर आप देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इससे भी डिफाइन होता है कि इसके साथ भी C6H12O है, बट क्योंकि इसके तो 9 स्ट्रक्चर्स, 9 सिंगलेट आ गए, इसका भी सिंगलेट आएगा, लेकिन ये सिंगलेट आएगा 2 हाइड्रोजन का,
सिंगलेट नहीं आएगा। ये कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन है तो इसके साथ ये सिंगलेट नहीं आएगा, ये डबलेट आएगा। और ये इसके साथ ट्रिपलेट आएगा और इसमें हमारे पास 3 पीक आनी चाहिए, जबकि इसमें केवल 2 ही सिग्नल्स देने की बात कही गई है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर ऑफ सिग्नल्स के बेसिस पे ही खत्म हो जाता है। इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स केवल 2 रहेंगे। नंबर ऑफ सिग्नल अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 2 ही आने वाले हैं। इन सब का मिलकर एक सिग्नल आएगा और इसका एक सिग्नल आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। हम कुछ और एग्जांपल के साथ भी इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर मैंने आपको ये दिया, C7H7O2 नाइट्रोजन। अब इसका डीबीई अगर हम कैलकुलेट करें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो 7 - 7 डिवाइडेड बाई 2, और इसमें ट्रिपलेट टेट्रावेलेंट है, ट्राईवेलेंट है, तो 1/2 + 1। तो अगर हमने इसको कट किया तो ये आ गया 3.5, 0.5, 0.5 से 0.5 गया, 1 गया, 2 बच गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई डीबीई की 5। अब देखिए, डीबीई की वैल्यू 5 आने का मतलब है कि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कहीं एरोमेटिक एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक रिंग का मतलब है हमारे पास डीबीई जो है वो 4 कंज्यूम हो गया, और 4 + 1 हो गया ये, है ना। 1 एक डबल बॉन्ड हो गया, एक एरोमेटिक रिंग हो गई। अब इस कंडीशन में हमारे पास C6H4 तो कंज्यूम हो गया, तो बचा क्या है जी हमारे पास, एक बचा है CH3O2N। C6H4 हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो अगर कार्बन में से 6 कार्बन गई तो 1 कार्बन बच गया। हाइड्रोजन 7 थे, 4 कम हो गए तो 3 बच गए। O2 और नाइट्रोजन यूज नहीं किया, वो एज इट एज आ गया। अब पहले अगर मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो मैंने बेंजीन रिंग ड्रॉ करी। अब बेंजीन रिंग ड्रॉ करने के बाद उसमें मुझे 2 जगह पे कुछ लगाना पड़ सकता है। तो मैं इसको एक इधर, जैसे मैंने पहले बताया, एक CH3 अगर मैं लगा के देखता हूँ और NO2 जैसे लगा के देखता हूँ, जिसमें हमारे पास एक डबल बॉन्ड भी यूज हो जाए, क्योंकि NO2 में एक डबल बॉन्ड होता है, तभी वो स्टेबलाइज करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा सेटअप बन गया। तो स्ट्रक्चर तो डिफाइन होता है, लेकिन पोजीशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप एंड दिस, ये अगर हमें डिफाइन करनी है तो हमें कुछ और डेटा की भी जरूरत पड़ेगी। कैसे? अब अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या दे रखा है, 2 हाइड्रोजन का डबलेट, 2 हाइड्रोजन डबलेट, और 3 हाइड्रोजन सिंगलेट। तो इससे 3 हाइड्रोजन सिंगलेट तो चलो समझ में आ गया कि 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट हो गया। ठीक है, तो ये तो डिफाइन होता है, तीनों से डिफाइन होता है 3 हाइड्रोजन सिंगलेट। लेकिन क्या डबलेट ऑफ डबलेट भी डिफाइन होता है? डबलेट डबलेट दो, अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो एक प्रोटॉन की पीक यहाँ पर आएगी, एक प्रोटॉन की पीक यहाँ आएगी, ये 4 हाइड्रोजन है। लेकिन ये डबलेट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसकी 4 पीक्स आनी चाहिए इसके हिसाब से। इसका रीजन अलग है, क्योंकि मिथाइल के पास है, इसका रीजन अलग है, नाइट्रोजन के पास है। इसका रीजन नाइट्रोजन से दूर है, इसका रीजन मिथाइल से दूर है, तो ये नहीं हो सकता। अब ये मैंने दोनों एक जैसे बना दिए, इसको यहाँ रख देता हूँ, मैं साफ सा बना देता हूँ। अगर मैं NO2 ग्रुप ले लिया, और NO2 ग्रुप के साथ अगर हमने, जरा ध्यान से देखेंगे, इसके हाइड्रोजन और इसके हाइड्रोजन, तो इसका तो एक सिंगलेट आएगा, क्योंकि इसके बराबर में हाइड्रोजन ही नहीं है। ये कार्बन में नहीं, ये कार्बन में नहीं है, सिंगलेट इसमें दे ही नहीं रखा हाइड्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का, तो ये भी नहीं हो सकता। अब क्लियर कट ये है कि यहाँ का हाइड्रोजन, ये वाली रीजन दोनों के लिए सेम है, मिथाइल। इसके लिए ये वाला और ये रीजन भी सेम है, नाइट्रो ग्रुप। तो दोनों का इसके साथ ये कपल करेगा तो डबलेट आएगा। ठीक है, दोनों प्रीटन, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, रीजन सेम है, तो ये डबलेट आएगा 2 हाइड्रोजन का। ये इसके साथ कपल करेगा और ये 2 प्रोटॉन है, ये बिल्कुल एक जैसे, तो 2 हाइड्रोजन का, ये भी डबलेट आएगा। तो इट विल बी द स्ट्रक्चर करेक्ट। अगर मैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल के साथ इसको फाइनलाइज आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, तो C12H14O4, तो ये स्ट्रक्चर जरा देखिए कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें DBE है। DBE हमारे पास कार्बन 12 हो गया, -14 डिवाइडेड बाई 2, और +1, क्योंकि ट्राईवेलेंट। इसको कट किया तो हमारे पास 7, तो ये हो गया 13 - 13 + 1,
ये हो गया 12 + 1 13 - 7, तो हमारे पास वो आ गया DB 6 आ गया। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश की, क्योंकि DB 6 आ गया, इसका मतलब 4 + 2 हो गया, तो एक तो एरोमेटिक रिंग है ही। अब एक एरोमेटिक रिंग हो गई, तो इसमें से हमने C6H4 को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। C6H4 को अगर हमने सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो बच गया C6H10O4। अब इसको भी हमें अरेंज करना है, तो सबसे पहले तो हम एक बेंजीन रिंग बना लेते हैं। ठीक है जी। अब बेंजीन रिंग के बाद अब हमारे पास C6 और ऑक्सीजन भी 4 है, तो ऑक्सीजन किस तरीके से हम अरेंज करके देख सकते हैं, उसके कुछ स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं। अब हमें हिट एंड ट्रायल वाला काम करके देखना पड़ेगा जो इसके डेटा को जस्टिफाई करता हो। अगर मैंने एक एस्टर ग्रुप लगाया और इसके साथ CH2 और CH3 लगा दिया, फिर एक ग्रुप कार्बन का कार्बोनाइल O और CH2CH3 लगा दिया। अब एक और स्ट्रक्चर जिसमें सारे डेटा भी कंज्यूम हो जाएं, OC डबल बॉन्ड OCH2CH3, OC डबल बॉन्ड OCH2CH3। ठीक है, अब जरा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कुछ स्ट्रक्चर कोई एक बन पा रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास सिंगलेट है 4 हाइड्रोजन का। सिंगलेट तभी आ सकता है जब दोनों तरफ एक जैसा हो, तो हम इसलिए इस तरह चल रहे हैं कि इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, ऑल आर सेम। तो ये सिंगलेट आ रहा है। क्या इसमें भी आ रहा है? इसमें भी ऑल हाइड्रोजन, ऑल 4 हाइड्रोजन आर सेम इक्विवेलेंट, तो ये भी सिंगलेट आ रहा है। तो ये दोनों डिफाइन हो रहे हैं। अब आ रहा है 6 हाइड्रोजन के ट्रिपलेट, 6 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट, तो CH3 है, CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है, और CH2 के साथ कनेक्टेड है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका मतलब 6 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये भी दोनों ही डिफाइंड हो रहे हैं। ठीक है, अब बात आ रही है हाइड्रोजन की। 4 हाइड्रोजन का क्वाड्रेट, 4 हाइड्रोजन का क्वाड्रेट, क्योंकि 3 + 1 क्वाड्रेट इधर आ रहा है, क्वाड्रेट इधर भी आ रहा है, और क्वाड्रेट इधर भी आ रहा है। तो स्ट्रक्चर तो दोनों कंफर्म हो रहे हैं एक जैसे। अब इसमें से एक ही स्ट्रक्चर कंपाउंड का स्ट्रक्चर डेटा हो सकता है। तब हमारे पास रीजन आता है पीक रीजन। पीक की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर 4.3 दे रखा है। 4.3 रीजन तभी पॉसिबल है, 4.3 के रीजन की वैल्यू तभी पॉसिबल है जब ये जो CH2 हो वो किसी हिट्रो के साथ कनेक्टेड हो। सपोज अगर ऑक्सीजन कार्बोनाइल के साथ CH2 कनेक्टेड है, एक तो रीजन ये है, और एक ऑक्सीजन के साथ CH2 कनेक्टेड है, तो अगर ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा तो ये ज्यादा डीशील्डेड होगा, मतलब इसकी पीक की रीजन टूवर्ड्स 15 की तरफ ज्यादा जाएगी। और इसकी कंपेरेटिवली अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो टूवर्ड्स इस तरफ ज्यादा होगा, तो ये 4.3 एक ज्यादा डीशील्डेड माना जाएगा। और डीशील्डेड ज्यादा होने की वजह से वी कैन एक्सपेक्ट कि जो कार्बन है वो किसी हेट्रो एटम के साथ कनेक्टेड है, और हेट्रो एटम के साथ कनेक्टेड होने की वजह से इसकी रीजन वैल्यू 4.3 आई है। अगर ये कार्बोनाइल इसके साथ CH2 के साथ कनेक्टेड है, तो CH2 कार्बन के साथ ही कनेक्टेड है, तब ये इतना ज्यादा डीशील्डेड नहीं होगा जितना ये एक्सपेक्ट हो रहा है। और इसके बराबर में कार्बोनाइल भी लगा हुआ है, और इसकी पीक भी उसको विड्रॉ कर ही रही है, तो ये ऑक्सीजन एक तो खुद से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बाकी का कार्बोनाइल उसको और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर रहा है, तो पॉसिबिलिटीज है कि इस 4.3 के साथ। तो इसका जो मैक्सिमम जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, इट विल बी दिस विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। मुझे लगता है कि आप DB से और भी स्ट्रक्चर सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स लगता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मुझे किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वीडियो बनानी है, तो मैं उसको जल्दी बना के फिनिश कर दूँ। और आपके एग्जामिनेशन अच्छे हों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।